मिनट बाद जो है वो स्टार्ट कर देना अभी। चलो जी मैं स्टार्ट करने लगा तो बी रेडी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, एक मिनट ज़रा। आज हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बारे में बेटा लिखा हुआ है कि जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स का मीनिंग ये है कि जो जिनमें अल्काइल ग्रुप जो है वो छोटा होता है। ठीक है, मसलन मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल। पहले चार जो अल्कोहल्स हैं उनको हम लोअर अल्कोहल्स कहते हैं। तो ये जो अल्कोहल्स हैं दीज आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स, यानी इनका कोई कलर नहीं होता, इसके अलावा ये टॉक्सिक होती हैं। जैसे आप लोगों ने मिथाइल अल्कोहल के बारे में मैंने ही आपको बताया था, या आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि ये पॉइजनस है और इससे इंसान अगर पिए तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये टॉक्सिक होती हैं, कलरलेस होती हैं, पानी के अंदर जो है हर रेशो के साथ मिसिबल है। ठीक है। अच्छा, पानी के अंदर ये क्यों मिसिबल है? क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती हैं। अब आप लोग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर की ऑक्सीजन और अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वाटर का हाइड्रोजन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब याद रखना है कि अल्कोहल में दो पार्ट हैं। अल्काइल ग्रुप जो है वो नॉन पोलर पार्ट है और जो OH है ये पोलर पार्ट है। अब अल्कोहल का जो आर ग्रुप है यानी नॉन पोलर पार्ट अगर ये छोटा है, जैसे ये अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है, तो ये वाले जो अल्कोहल्स हैं तो वाटर में सोलुबल हैं। लेकिन जो जैसे ही अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ जाती है, अल्काइल ग्रुप जो है फॉर एग्जाम्पल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल चला जाता है, तो जो अल्कोहल है वो वाटर में सोलबल नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन पोलर पार्ट होता है ना वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो स्मॉलर है तो वो अल्कोहल जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तरीके सोलबल होगी। लेकिन अगर अल्कोहल जो है वो उसमें अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो उसकी सोलबिलिटी जो है वो कम होगी, या अल्काइल अगर ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी लेंथ, तो अल्कोहल जो है पानी में बिल्कुल भी सोलबल नहीं रहती। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम द solubility of alcohol in water decreases gradually. Among isomeric alcohols solubility increases with increase in branching. जैसे जैसे अल्कोहल्स की ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे अल्कोहल्स की सोलबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो अल्कोहल्स हैं ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं, लेकिन जो अल्केन्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं। मसलन अल्काइल के साथ अगर हाइड्रोजन लगी हो तो उसको हम अल्केन कहते हैं, यानी अल्काइल जो ग्रुप है अगर उसके साथ हाइड्रोजन है दैट इज द अल्केन। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हो देन इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है ये लिक्विड है और जो अल्केन है ये गैस है। इसकी वजह ये है क्योंकि अल्केन में नॉन पोलर करेक्टर है, लेकिन जो अल्कोहल है इसमें OH की वजह से पोलर करेक्टर आ जाता है। और जब पोलर करेक्टर आ जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। और जो अल्केन्स हैं नॉन पोलर होने की वजह से इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, और ये हमारे पास जो है गैसेस होती हैं जो अल्केन्स हैं।
अच्छा, ये याद रखना है कि जो अल्कोहल्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जी भी कार्बन बढ़ने से बढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो वाटर वॉल फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होती हैं। मिथाइल अल्कोहल जो है उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम है। फिर जैसे जैसे आप कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे, यानी मेथनॉल के बाद एथेनॉल, फिर प्रोपानॉल, फिर ब्यूटानॉल, फिर पेंटानॉल, इस तरह जैसे जैसे आप जो है वो मेल्टिंग कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, कार्बन एटम इंक्रीज करने से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे इंक्रीज होंगे। मेथनॉल का देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 65 है, एथेनॉल का 78 है, प्रोपानॉल का कितना है 97 है, ब्यूटानॉल का कितना है 118 है, पेंटानॉल का कितना है 138 है। और जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो ब्रांचिंग होती है ना, ब्रांचिंग के इंक्रीज होने से, ब्रांचिंग के ज्यादा होने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे ये ब्यूटानोल जो है, वन ब्यूटानोल यानी स्ट्रेट चेन ब्यूटानोल, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 118 है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आइसो ब्यूटानोल का लिखा हुआ है 108 है। देखिए ना, ये एन ब्यूटानोल जो है स्ट्रेट चेन है, और जो आइसो ब्यूटानोल होती है उसका ये फार्मूला होता है CH3 CH3 CH2OH। तो ये हमारे पास जो है आइसोब्यूटानोल होती है। आइसोब्यूटानोल में ये ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग जो है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल की पैकिंग को नहीं होने देती, मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग को। क्योंकि ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तभी ज्यादा होते हैं जब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड हो। ये मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर इनके दरमियान कोई ब्रांचिंग नहीं है तो आपस में क्लोजली पैक हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान जो है ब्रांचिंग आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पर कहते हैं कि ये ब्रांचिंग आ रही है, और ब्रांचिंग जो है उसके आने से मॉलिक्यूल जो है उनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती। जब मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो क्लोज पैकिंग जो है वो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगी। तो इसलिए जो जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होनी है उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है, जो ब्रांच होती है ना, वो मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग को प्रिवेंट कर देती है, मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग नहीं होने देती। आई होप तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को यहाँ तक कोई इशू है वो बता सकता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है वो हाथ हैंड रेस करके पूछ सकता है, या मैंने सभी को अलाउ कर दिया कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर, क्लियर है। ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों को अगला टॉपिक मिल रहा है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। अल्कोहल के कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, अल्कोहल के कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और अल्कोहल के कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्योंकि अल्कोहल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ आगे एच लगा होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि जो अल्कोहल है उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा है या निक्लोफाइल रिएक्ट कर रहा है। अगर अल्कोहल के साथ जो है इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा हो तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर निक्लोफाइल रिएक्ट कर रहा हो फिर कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि अल्कोहल जो है किन किन चीज़ों के साथ जो है किस किस तरह रिएक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अल्कोहल एक्ट एज एसिड्स। अगर अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाया जाए मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एसर का रिएक्शन करवाएं किसी मेटल से, जैसे हम एसीएल का रिएक्शन करवाएं सोडियम से, तो सोडियम जो है वो नेगेटिव आइन से मिल जाती है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है। तो सेम ऐसा ही क्या होना है, जब हमने अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाना है विद मेटल तो सॉल्ट बनना है, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होनी है। जैसे हम अगर इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं सोडियम से
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और हम इसका से सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं। एक इथाइल अल्कोहल में ये एक हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, दूसरे इथाइल अल्कोहल से दूसरा हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 गैस इवॉल्व कर देंगे, जहाँ से H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और दो हाइड्रोजन जो है उनको दो सोडियम जो है ये डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे देखें ये हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल है, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। जब हम दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का दो सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये आपस में मिलकर H2 गैस इवॉल्व कर देंगे और दो सोडियम जो है दो हाइड्रोजन की जगह आगे लग जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है दो सोडियम एथोक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव आना है ऑक्सीजन पे और सोडियम पे पॉजिटिव आना है। तो इस तरह हमारे पास दो सोडियम एथोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी बेसेस जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो है ना ये एक्ट करती हैं एज अ बेसिस और अल्कोहल एक्ट करती है एज ए एसिड। अब यहाँ पर जो उन्होंने अल्कोहल ली है दैट इज इथाइल अल्कोहल, ये भी इथाइल अल्कोहल है, ये भी। और इसका उन्होंने रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। जब हम सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं इथानॉल का, तो हाइड्राइड आयन आता है यहाँ से और हाइड्रोजन आयन आता है यहाँ से। जहाँ से हाइड्राइड आयन जो है इस हाइड्रोजन आयन से मिल जाता है। तो जब हाइड्राइड आयन जो है हाइड्रोजन आयन से मिलेगा, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन आयन से मिलेगा, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? H2। और क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ये सोडियम जो है रिप्लेस कर देगा, तो सोडियम एथॉक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर क्लियरली शायद देख सकेंगे यहाँ से। तो हाइड्राइड ने हाइड्रोजन लेना है इसमें और सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम एथॉक्साइड बनाना है। ये हाइड्राइड और ये हाइड्रोजन मिलके H2 गैस इवॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर जो गैस साथ इवॉल्व हो रही है दैट इज H2। इसी तरह अगर हम एथेनॉल का रिएक्शन करवाएं सोडियम अमाइड से, तो जो NH2 नेगेटिव है, ये जो अमाइड आइन है, ये वाला अमाइड आइन, ये क्या करता है, अमाइड आइन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो अमाइड आइन ने हाइड्रोजन आइन लेके पॉजिटिव आइन लेके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना है। ये NH2 ने H लेके ना अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना है और हाइड्रोजन जो है उसकी जगह सोडियम आ जाएगा, तो साथ सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है एथेनॉल का रिएक्शन करवाएं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, जिसे आपने ग्रीक नॉट रिजेंट भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मिथाइल होता है ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस मिथाइल से मिलके क्या बनाता है? मीथेन। ये जो मिथाइल मैग्नीशियम वाला मिथाइल है ना इसमें हाइड्रोजन लेना है और मीथेन में कन्वर्ट हो जाना है और मैग्नीशियम जिसके साथ एक ब्रोमाइड लगा हुआ है, अब इसके साथ जो है एक जो एथॉक्साइड आइन है ये वाला लग जाएगा और ये वाला कंपाउंड जो है वो साथ रिलीज हो जाएगा। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अल्कोहल्स हैं ये जो एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं, ये बेसिकली इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी पोलर नेचर की वजह से। क्योंकि अल्कोहल में ना ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला पोलर है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे सॉरी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेती है और हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव आइन की फॉर्म में वो मतलब जो है वो रिलीज हो जाता है। अब वो कहता है कि अगर कार्बन के साथ ये वाली कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन से पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कार्बन के साथ जो है कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये मसलन कार्बन के साथ यहाँ लगा हुआ है OH, ये मतलब
हाइड्रोजन है यहाँ रिलीज होना है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, यानी इसने एसिड के तौर पर बिहेव करना है। और कार्बन के साथ यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे नाइट्रो ये हमारे पास जो है नाइट्रो मेथनॉल है या नाइट्रो मिथाइल अल्कोहल है। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो H पे पॉजिटिव करेक्टर और इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव करेक्टर और इंक्रीज होगा तो इसका यहाँ से H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रिलीज होना, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर जो है कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो अल्कोहल को मोर एसिडिफाई कर देता है, उसकी एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब अल्कोहल्स में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर की है वो कौन सी अल्कोहल है, मेथनॉल है। प्राइमरी अल्कोहल जो है उसे फिर आ जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है उनकी एसिडिक नेचर सबसे कम है इनमें तीनों में, और टर्शरी की इन सब में से कम है। यानी टर्शियल अल्कोहल जो है उनकी एसिडिक नेचर सबसे कम, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है दैट इज़ मेथनॉल। अब इसके बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टेरिफिकेशन। तो जो अल्कोहल्स हैं वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाती हैं। अब होता क्या है जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, कहते हैं कि ये एथन वही अल्कोहल है। हम यहाँ पर मेथनॉल ले लेते हैं या एथनॉल ले लेते हैं, ये हमने एथनॉल ले ली। अब होगा ये कि जो एसिटिक एसिड होगा या जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इससे आएगा OH आइन, और अल्कोहल से आएगा H आइन। तो OH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और ये जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है CH3CO, इसके साथ ये ऑक्सीजन लग जाएगी और इसके साथ फिर आगे इथाइल लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ठीक है। यानी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर के साथ जो दूसरा कंपाउंड बनता है दैट इज एस्टर, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी आपने FSC में पढ़ा हुआ है। अब जो एस्टर्स होते हैं ये बेसिकली बेसिक फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ये फ्रूट की स्मेल देते हैं, कुछ जो है वो एप्रिकॉट की स्मेल देते हैं, कुछ जो है वो बनाना की स्मेल देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना एसेंस बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म कैसे होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास एसिटिक एसिड का मालिक्यूल है CH3। तो ये सबसे पहले जो है इसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, यानी इस रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड जो था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो कैटालाइज कर रहा था। तो ये जो एसिटिक एसिड होगा उसके साथ सबसे पहले हाइड्रोजन आयन जो है वो रिएक्ट करेगा, और ये जो ऑक्सीजन होगी इसका लोन पेयर जो है ये इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। जब ये वाला इसको पिक करेगा तो देन जो है यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन के साथ जो है लिंक कर गया, पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट किया था, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गए थे, जो है उसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और साथ कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में ये जो एथेनॉल होगी ना, इसकी ये वाली जो ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पे टैग करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास एथेनॉल है इसकी ये वाली ऑक्सीजन ने
इस कार्बन पर अटैक करना है, ठीक है। तो अब क्या होना है, अब इससे ना यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो कार्बन है इसके साथ जो है ऑक्सीजन लिंक कर गई है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, और द पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या होना है जी, अगले स्टेप में ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, इसने ये वाला प्रोटॉन लूज कर देना है, और ये वाली जो ऑक्सीजन है प्रोटॉन पिक कर लेना है। बेसिकली ये वाली ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन को पिक कर लेगी, ये वाले प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन यहाँ से इधर चला जाएगा, और ये वाली जो ऑक्सीजन होगी ना, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि से जो है ये वाली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पे। जब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के जरिए इस हाइड्रोजन को गेन करना है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ जो है ये वाली ऑक्सीजन के साथ जो है प्रोटॉन जाके लग जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्रोटॉन था एच पॉजिटिव आइन था वो यहाँ चला गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या रिलीज हो सकता है, कौन सा स्टेबल मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो सकता है। तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल होगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपने साथ लेके निकल जाएगी, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वाटर जो है ये यहाँ से निकल रहा है। जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाली कार्बन पे आ जाएगा। जब इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर जो है, इस ऑक्सीजन के पास भी जाहिर बात है दो लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जब वाटर रिलीज होना है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जो है वो कार्बन को डोनेट करना है। तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाना है, और क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे करेगी, ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर देगी, और जब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, ठीक है, तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है उसका पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इथाइल एसीटेट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, जो कि एक एस्टर है, ठीक है। आई होप तो आपको इसके बारे में क्लियर समझ आ गई होगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है यहाँ तक। स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिड हैलाइड बेसिकली किन्हें बोलते हैं, ये अगर मिसाल के तौर पर ये आप लोगों को, एक मिनट, आप लोगों को पता है कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जो है, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ओ एच लगा हो, अगर ये वाला किसी कंपाउंड के अंदर जो है ग्रुप आ जाए तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच हटा के यहाँ हेलोजन लगा दें तो इसे हम कहते हैं एसिड हैलाइड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच हटा के लगा दें, हेलोजन में क्लोराइड लगा सकते हैं, ब्रोमाइड लगा सकते हैं, तो ये एसिड हैलाइड है, ठीक है। अगर हम एसिड हैलाइड का रिएक्शन किससे करवाएं, अल्कोहल से, बेसिकली हम अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एथानॉल से या मेथानॉल से हम एथानॉल ही ले लेते हैं। क्या होना है, अब यहाँ से आना है एच, यहाँ से आना है सी एल,
इन्होंने मिलके क्या बनाना है, HCl। और ये वाला जो इतना ग्रुप है, असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप इसका नाम होता है। अब ये वाली जो असाइल कार्बन है, ये वाली कार्बन इसके साथ ये वाली ऑक्सीजन जो है वो लिंक कर देगी। ये वाली कार्बन के साथ जब ये वाली ऑक्सीजन लिंक करेगी, तो इसके साथ आगे क्या लगा हुआ, इथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो ये पास जो है एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसका नाम है इथाइल कार्बोक्सिलेट। ये इथाइल है और इसका नाम कार्बोक्सिलेट है, तो इथाइल कार्बोक्सिलेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एक और देखो, उन्होंने लिखा हुआ है, अगर हम जो है एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, अभी एक मिनट में, CH3 C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH3। ये जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल, ये दो का एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, जिसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और ये मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर आप देखो, एक आप समझ लें कि CH3 C डबल बॉन्ड हो H, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड कर लो, दूसरा यहाँ कर लो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH। तो अगर दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाए, एक से निकला है OH और एक से निकला है H, तो एक से जब OH और एक से H निकलेगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा और ये दोनों आपस में जो है लिंक कर जाएंगे, तो इससे हमारे पास जो है एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कैसे करवाएं, अल्कोहल से, जैसे एथेनॉल से रिएक्शन करवाएं, क्या होना, होना ये है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाना है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। उसके बाद जो है ये वाला जो एसीटेट है, ये जो एसीटेट है यहाँ से क्या ले लेगा, ये ले लेगा हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये H ले लेगी, तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। और बाकी ये वाला जो एसिटाइल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ ये ऑक्सीजन लग जाएगी, जिसके साथ आगे इथाइल लगा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। आई होप सो आपको इसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम एसिड हैलाइड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर प्रोड्यूस होता है और साथ HCl प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो है अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस होता है और साथ जो है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट उन्होंने आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एस्टर। बेसिकली अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं, ये अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, इसका अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आप देखो, क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SO2 है, SO2 के इधर भी OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है, H2S, दो ऑक्सीजन, ये तीसरी और चौथी चौथी और ये। तो बेसिकली आप ऐसे लिख लें कि सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 दरमियान में लिख लें, एक इधर OH लगा दें, एक इधर OH लगा दें। और इसका दो मेथनॉल से रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है, इधर भी मेथनॉल है, इधर भी मेथनॉल है। होना ये है कि यहाँ से क्या निकलना है, यहाँ से निकलना है OH, यहाँ से निकलना है H, इस तरह यहाँ से OH आना है और यहाँ से H आना है, तो इस तरह दो वाटर प्रोड्यूस हो जाने। ये वाला जो मिथाइल है, ये वाला, ये इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, CH3O। ये वाला जो मिथाइल है इसमें इस ऑक्सीजन से लगना है। इसके बाद आगे SO2 है,
फिर ये वाला जो ऑक्सीजन होगा इस मिथाइल को ले लेगा, तो इससे हमारे पास जो है डाई मिथाइल सल्फेट बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइल सल्फेट। इसका मतलब ये है कि जब हम अल्कोहल का और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर के साथ इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डाई मिथाइल सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, या ना उन्होंने नाम इसका मिथाइल लिखा हुआ है, तो मिथाइल सल्फेट इसको बोल लेते हैं। अब ये जो मिथाइल सल्फेट है ये आगे काम आता है अगर आपने किसी और कंपाउंड में मिथाइल लेके आना है तो। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल का फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, तो फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करवाने से क्या होना है, यहाँ से ओ एच आना है, यहाँ से एक एच आ जाना है। ओ एच और एच के मिलने से क्या बन जाना है, वाटर बन जाना है। और मिथाइल जो है एक वाला मिथाइल, ये H2PO4 से लग जाएगा। तो ये हमारे पास जो है मोनोमिथाइल जो है फॉस डाईहाइड्रोफॉस्फेट बन जाएगा, मोनोमिथाइल। ठीक है, या यूनिमिथाइल आप कह लें, या मिथाइल डाई हाइड्रोफॉस्फेट बन जाएगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्योंकि अभी दो हाइड्रोजन अभी मजीद अभी इसके अंदर मौजूद है। फिर इस तरह जैसे एक जो है वो मिथाइल लगा है, इस तरह दो मिथाइल भी लग सकते हैं। इसके साथ जो है फर्दर एक और मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट करे। अब यहाँ पर देखें, ये दो मिथाइल लग चुके हैं, अब यहाँ पर तीन मिथाइल लग चुके हैं। ये हमारे पास एक एक करके, जैसे से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड होती है, और तीन इसके साथ जो है ओ एच लगे होते हैं। पहले जब एक अल्कोहल रिएक्ट करेगी ना, एक मेथनॉल जो है, मेथनॉल से क्या आएगा, ओ एच आएगा, यहाँ से एच आएगा, मेथनॉल का ओ एच और यहाँ से एच आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे, और इस ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लग जाएगा। तो ये मिथाइल डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, क्योंकि अभी इसके साथ दो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम एक और मेथनॉल का इसके साथ रिएक्शन करवाएं सेम ऐसे ही, क्या होना है, दूसरी मेथनॉल का ओ एच और यहाँ से एक एच जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और यहाँ एक मिथाइल लग जाएगा। फिर जब तीसरी मेथनॉल को रिएक्ट करवाएंगे तो इसी तरह यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ट्राई मिथाइल फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बेसिकली ये रिएक्शन जो है ना वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, तीन डिफरेंट स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। नेक्स्ट आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड्स। तो अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं थायोनाइल क्लोराइड से या फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं। फास्फोरस हैलाइड्स में एक जो है वो आ जाता है ट्राई हैलाइड, और एक आ जाता है पेंटा हैलाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राई हैलाइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने देखना है, ये लेट से हम कहते हैं कि फास्फोरस के साथ तीन क्लोराइड लगे हुए हैं, एक क्लोराइड, ये दो और ये तीन, ये फास्फोरस ट्राई क्लोराइड है, और हम तीन मेथनॉल लेते हैं। एक मेथनॉल ले लें, ये दूसरा मेथनॉल ले लें, और ये वाला तीसरा मेथनॉल ले लें। यानी एक मालिक्यूल होगा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का, और तीन मालिक्यूल होंगे हमारे पास अल्कोहल्स के। तो तीन जो एच हैं, तीन एच क्या कर लेंगे, तीन क्लोराइड से मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, तीन एच ने नहीं मिलना, तीन मिथाइल ने मिलना है, सॉरी सॉरी बेटा। तो यहाँ पर जो तीन मिथाइल हैं वो तीन क्लोराइड से मिल जाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, तीन मिथाइल क्लोराइड। ये तीन मिथाइल क्लोराइड बन गए। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस जिसके साथ पहले क्या लगे हुए थे,
3 क्लोराइड लगे हुए थे, अब 3 क्लोराइड को ले लिया 3 मिथाइल ने। अब 3 जो है वो ओ एच आके लग जाएंगे फास्फोरस से, एक ओ एच लग गया, यहाँ पर आप समझ लो दूसरा ओ एच लग गया, ये वाला तीसरा। इससे हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द, लिखा जाता है H3PO3। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से यहाँ से भी समझा देता हूँ, बुक से भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है 3 मिथाइल अल्कोहल है और PBr3 से वो रिएक्शन करवा रहे हैं। 3 इथाइल अल्कोहल है, 3 इथाइल जो है 3 ब्रोमाइड से मिलके 3 इथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे, और फास्फोरस जिसके साथ पहले 3 ब्रोमाइड लगे हुए थे अब उसके साथ 3 ओ एच लग जाएंगे। ये देखिए ना, एच भी 3 लग रहे हैं और ओ भी 3 लग रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज H3PO3। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। इसी तरह अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, ये हमारे पास से इथाइल अल्कोहल है और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से, यानी 5 क्लोराइड लगे हुए हैं इसके साथ। 5 क्लोराइड लगा लें या 5 ब्रोमाइड लगा लें। अब यहाँ पर एक जो इथाइल है उसमें एक क्लोराइड लेना है, तो इससे हमारे पास एक इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। एक इथाइल ने क्लोराइड ले लिया, एक हाइड्रोजन ने क्लोराइड लेना है, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। और फास्फोरस के साथ कितने क्लोराइड रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, और इसके साथ जो है ये ऑक्सीजन आके लग जाएगी, क्योंकि इससे 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 क्लोराइड, एक क्लोराइड ले लिया इथाइल ने और एक ले लिया हाइड्रोजन ने, तो फास्फोरस के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो इसने अपने 2 बॉन्ड किससे पूरे करने हैं, ये वाली ऑक्सीजन से, तो इसने कन्वर्ट हो जाना है POCl3 में। ठीक है, इसी तरह अगर आप फर्दर देखें, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं थायोनाइल क्लोराइड से, ये हमारे पास अल्कोहल है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं SOCl2 से, SO जो है यहाँ से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन लेगा, SO ऑक्सीजन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन में, और एक जो है इथाइल ने क्लोरीन लेनी है, तो इसने किसमें कन्वर्ट हो जाना है, इथाइल क्लोराइड में। यानी जब हम अल्कोहल का SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो SO जो है ये ऑक्सीजन लेके SO2, हाइड्रोजन ने क्लोरीन लेके HCl, और इथाइल ने क्लोरीन लेके इथाइल क्लोराइड बना देना। इस तरह से ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। देन बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की जाती है तो से अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपने ना एक्शन जो है वो बस अल्कोहल में भी ये रिएक्शन पड़े हुए हैं, तो आपने 2 जगह पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास से अल्कोहल है और हम इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा, ये आप देखो, सबसे पहले ये हम प्राइमरी अल्कोहल यानी एथानॉल की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है उस सबसे मुश्किल है। इसको करवाने के लिए आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है 85% या उससे भी ज़्यादा, और साथ आपको हीट करना पड़ता है 170 डिग्री पे। क्या होता है, एक कार्बन से ओ एच निकलता है और साथ वाली कार्बन से एच निकलता है। ये हमारे पास एथानॉल है ना, इस कार्बन से ओ एच निकलेगा, साथ वाली कार्बन से एच निकलेगा, तो ओ एच और एच के मिलने से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब बेसिकली ये हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2,
OH। तो यहाँ से जब H निकला और यहाँ यहाँ से OH निकला और यहाँ से जब H निकला, तो इस कार्बन और ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास जो है अल्कीन बन जाएगी। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल थी, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन प्रोड्यूस हुई। अब ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ है जो आगे फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर हम इसको डिहाइड्रेट करें, इसकी डिहाइड्रेशन के लिए हमें 60% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। पहले मिसाल के तौर पर 85% था, अब 60% है। और पहले हम 170 डिग्री पे हीट कर रहे थे, अब 100 डिग्री पे हीट कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन करवाना आसान है। क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, साथ वाली कार्बन से क्या निकल जाना है, H निकल जाना है। OH और H के मिलने से क्या बन जाना है, वाटर। और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाना है। और ये हमारे पास जो है इथीन प्रोड्यूस हो जानी है। तो यहाँ पर आपके सामने थर्ड एग्जांपल में जो नजर आ रहा है दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ना, वो आगे फर्दर कितने कार्बन से फर्दर अटैच है, 3 कार्बन से। तो अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाना चाहें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट 20% रिक्वायर्ड है। और हीट भी आपने थोड़ा करना है, 85 डिग्री टेम्परेचर पे। इस कार्बन से OH निकल जाएगा, साथ वाली कार्बन से H निकल जाएगा, तो OH और H के मिलने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर। और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना क्यों मुश्किल और टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना क्यों आसान है। अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं और वहां पर दुकान ही एक है, तो हमने जाहिर बात है फिर शॉपिंग वहीं से करनी है और चीज़ें वहीं से खरीदनी है। और वो जो दुकानदार होगा वो अपनी मन मर्जी करेगा, जो मर्जी वो हमारे ऊपर चार्ज करे। लेकिन अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हो, अब यहाँ पर देखो ये कार्बन से OH निकलना है, तो साथ वाली कार्बन सिर्फ ये वाली ही है, हाइड्रोजन सिर्फ इसी से निकलना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसकी डिहाइड्रेशन होना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस कार्बन से OH निकलना है उसके साथ वाली कार्बन ये भी बनती है, साथ वाली कार्बन ये भी बनती है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, यानी यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन है। लेकिन इसमें क्या है, जिस कार्बन से OH निकलना है टर्शरी वाली में, उसके साथ वाली कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। तो जिस तरह चांसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो डिहाइड्रेशन है वो आसान होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों ने एक ल्यूकास टेस्ट किया था, इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपने ना अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। वैसे आप HCl के साथ भी करवा सकते हैं, HBr से भी, HI से भी। लेकिन जो है ल्यूकास टेस्ट स्पेशली हम अल्कोहल जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक्ट करता है एज अ कैटालिस्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम अल्कोहल का HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल से OH ग्रुप और HCl से H पॉजिटिव ये आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं। अल्कोहल का जो OH है वो क्लोराइड आयन से रिप्लेस हो जाता है, तो इससे हमारे पास जो है अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल जो है जब हम उसका HCl से रिएक्शन करवाते हैं जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये वाला OH इस H से मिलके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला क्लोराइड इस OH की जगह आके लग जाएगा, तो ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन जो है वो फौरन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी ऑयली अपीयरेंस होती है। ये प्रोडक्ट की कौन सी अपीयरेंस है, ऑयली। जब ये प्रोडक्ट की ऑयली अपीयरेंस होगी तो ये हमें ना फौरन मतलब जो है ऑयली प्रोडक्ट दे देगा, ऑयली लेयर दे देगा। यानी जैसे हमने अल्कोहल में HCl और जिंक क्लोराइड डाले हैं तो आपके पास फौरन जो है वो ये रिएक्शन होना है, फौरन ऑयली अपीयरेंस आ जानी है। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल हो, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें आप HCl और जिंक क्लोराइड डालो, तो ये जो अल्काइल हलाइड है ये 5 से 10 मिनट में बनना है सेकेंडरी के केस में। और प्राइमरी के केस में क्या होना है, जब आपने HCl और जिंक क्लोराइड डालना है तो ये आपको 5 से 10 मिनट के बाद भी नहीं मिलना, आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने से आपको ऑयली लेयर आएगी। यानी आपने करना ये होता है कि आपने टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेनी होती है और इसमें आपने थोड़ा सा HCl जिंक क्लोराइड डालना होता है।
अगर ये फॉरेन इसमें ऑयली लेयर प्रोड्यूस हो जाए, फॉरेन रिएक्शन हो जाए, तो इसका मतलब है अल्कोहल जो थी वो टर्शरी थी। अगर आप 5 से 10 मिनट वेट करें और फिर जाके ऑयली लेयर बने तो अल्कोहल कौन सी थी? सेकेंडरी। और अगर आप हीट करने पे ये ऑयली लेयर प्रोड्यूस होती है तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली जो अल्कोहल थी ये प्राइमरी थी। अगर फिर भी अगर ऑयली लेयर प्रोड्यूस नहीं होती तो आप बिल्कुल बुद्धू हैं और आपके पास जो केमिकल है वो अल्कोहल है ही नहीं, कोई और कंपाउंड है। क्योंकि अगर अल्कोहल होना तो वो फिर रिएक्शन हो जाता है। सही है। जहां तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। कोई भी बच्चा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। अम, सर जी, समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर जी आपने मतलब मुझे इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? मतलब इस हिसाब से तो वैसे तो स्टेबल उसको होना चाहिए टर्शरी को, क्योंकि उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्ट बाउंड होते हैं, 3 कार्बन डायरेक्ट बाउंड होती हैं, तो उस पे अटैक करना ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हर केस में ही वो मतलब इमीडिएटली रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये कि उसके ऊपर सबसे जल्दी जो है वो अटैक हो रहा है। तो फिर वो स्टेबल तो सबसे ज़्यादा फिर प्राइमरी हुई। बात ये होती है कि असल में ये भी तो देखना पड़ता है ना कि रिएक्ट कौन कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में जी, ये मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया भी था बिल्कुल स्टार्ट में कि अगर जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जी। अल्कोहल का, ठीक है, तो ये तो बॉन्ड कब न्यूक्लियोफाइल ब्रेक अटैक होता है? करता जब अल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियो, और न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक ना करती है। टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। उसमें अच्छा, टर्सरी वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है अच्छा। और मिथाइल वाला जो है वो यानी प्राइमरी वाली सबसे कम रिएक्टिव होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो ना जी, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा होता है अल्कोहल से। जी तो सर। इसमें जो है ना मिथाइल वाली जो है, मिथाइल वाली प्राइमरी, हाँ वो जी। सबसे, हाँ जी, प्राइमरी वाली जो है। अच्छा, इस केस में मैंने क्या बताया आपको कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो तो टर्सरी वाली टर्शरी सबसे सबसे ज्यादा ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मिथाइल वाली। होती है। हाँ। हाँ जी। और इस केस में मिथाइल प्राइमरी वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और टर्सरी वाली सबसे कम रिएक्टिव है। अच्छा, यानी दोनों केसेस में उलट होता है। अब इसकी वजह ओके। यह है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता जी देता हूँ। सर। असल में ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि कार्बन से OH रिमूव हो गया। जब कार्बन जी, से OH रिमूव होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट पॉजिटिव। बनेगा, ये मतलब वो जो ये हमने जिसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। जी, जो उसमें हमने SN2 या SN1 में पता नहीं पढ़ा था, SN2 रिएक्शंस हाँ जी, थे। उसी में पड़ा हुआ है। जी, उसमें यस वो बिल्कुल। कार्बोकेटाइन जब बनता ना, है, तो फिर ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। पहले बात सुन ले। हाँ जी अ, सर। जब ना अल्कोहल से OH रिमूव हो जाएगा तो ये हमारे पास है, ये वाला प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। जी, कार्बोकेटाइन जो है ना ये स्टेबल है। इट इज स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसकी वजह ये है कि जो जी सर। अल्काइल ग्रुप्स है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये कार्बन सेंट्रल को। कार्बन को जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। जी सर। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है उसे स्टेबलाइज कर देंगे। जी, तो जब ये स्टेबल है इसका मतलब है इसके प्रोड्यूस होने के चांसेस जो हैं वो हाई है। और जी इसके सर। प्रोड्यूस होने के चांसेस इसलिए हाई है, इसलिए इसके प्रोड्यूस होने के चांसेस हाई है क्योंकि ये जब बनेगा तो फिर ही आगे अल्कोहल रिएक्ट करेगी ना। जी सर। बेटा ये क्यों मतलब, देखो सबसे पहले हम कहते हैं कि टर्शी अल्कोहल जो है वो अगर ज्यादा रिएक्टिव है, वो जी क्यों सर। ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि उससे OH ग्रुप जो है वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। अल्कोहल टर्शी क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि उससे OH जल्दी रिमूव रिमूव हो हो जाता है। जाता है। क्योंकि OH रिमूव होगा तो टर्शी रिएक्ट करेगी। और OH जी क्यों सर। रिमूव होता है जल्दी? क्योंकि उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो कुछ अपने आप को क्या कर लेता है? स्टेबल। स्टेबलाइज कर लेता है। सही है। तो जो चीज स्टेबल होगी उसके बनने के चांसेस हाई होंगे
OH जल्दी रिमूव होगा, OH जल्दी रिमूव होगा तो कार्बोकेटाइन जो है जल्दी ज़्यादा प्रोड्यूस होने के सही चांसेस सर, होंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। सही है सर। अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी में क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ी होती है जो कार्बोकेटाइन की फॉर्म में। जी तो सर। फिर ये वाला जो है ना, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है जो इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइज। जी। इसमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इसलिए इसके प्रोड्यूस होने के जो चांसेस हैं वो वो थोड़े कम हो जाते होते हैं। हैं, इसलिए ये वाली अल्कोहल ही थोड़ी रिएक्टिव होती है। जी सर, ठीक ठीक है, थैंक यू। कोई बात। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। किसी भी और बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। आगे स्टूडेंट्स, अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अल्कोहल जो है उनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो मोस्टली रिजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिटिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड KMnO4 इन KOH। ये रिजेंट्स जो हैं वो हम इनको मोस्टली यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। से हमारे पास जो है ये अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। इसकी प्राइमरी अल्कोहल की ना ऑक्सीडेशन जो है वो सबसे इजीली हो जाती है। प्राइमरी अल्कोहल जो है जब आपने उसे ऑक्सीडाइज करना होता है तो आप क्या लेते हो, लेट से आप ले लेते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ना, ये ऑरेंज कलर होता है इसका। पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिखा हुआ है ऑरेंज कलर होता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का आप सोल्यूशन लेते हो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो सेम हमारे पास ये वाली मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। तो जब ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेगी या ऑक्सीडाइज करेगी। तो क्या होना है, होना ये है कि ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है, यहाँ से OH भी रिमूव हो जाना है और H भी रिमूव हो जाना है। यानी वो कार्बन जिसके साथ क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास में एथेनॉल है। इस कार्बन से क्या होना है, इस कार्बन से H भी रिमूव हो जाना है, OH भी रिमूव हो जाना है। तो और जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, ये जो ऑक्सीजन आ रही है, तो इससे हमारे पास जो है अस्टाल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो है, या जैसे एथेनॉल जो है जब हम उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो अस्टाल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जिस कार्बन से OH रिमूव होना होता है उसी कार्बन से H रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब ये वाली जो अल्कोहल है ना, अस्टाल्डिहाइड, अब जो प्रोड्यूस होना है आगे, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो गए ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि क्या होना है। ये हमारे पास से एथेनॉल है। अब होगा ये कि जिस कार्बन से OH रिमूव होगा उसी कार्बन से एक H भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये वाली जो ऑक्सीजन होगी कार्बन के साथ लिंक करके ये डबल बॉन्ड बना लेगी, तो स्टैल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये वाला मालिक्यूल जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और जब ये वाला मालिक्यूल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो है एक और ऑक्सीजन आ जानी। यहाँ पर जो H लगा हुआ था, ये देखिए ना, कार्बन के साथ एक H भी लगा हुआ था, ये ऑक्सीजन उस H के साथ घुस के उसको OH में कन्वर्ट कर देगी, तो इस तरह हमारे पास जो है एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रिएक्शन के नतीजे में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑरेंज कलर ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट टर्न्स ग्रीन। और याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर पहले कन्वर्ट होती हैं अस्टैल्डिहाइड में, और अस्टैल्डिहाइड जो है फर्दर
या जो अल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल ये हमारे पास है, से हमारे पास जो है ये वाली अल्कोहल है 2 प्रोपानोल। इसमें क्या है, जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, जिस कार्बन से OH रिमूव होगा उसी कार्बन से H रिमूव होगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड आ जाना है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास जो है एसीटोन प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्डिहाइड में। अब अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज होने से रेजिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसी कार्बन से H रिमूव होना होता है। लेकिन टर्शरी में क्या है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसके पास H नहीं है, तो ये फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगी। फिर अगर यहाँ से अगर हम इनकी मिकदार ज़्यादा डालते हैं ताकि रिएक्शन हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बजाय ऑक्सीडेशन के। जहाँ से OH रिमूव होना है उसी वाली की साथ वाली कार्बन से H रिमूव होगा फिर, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, फिर पहले जिस कार्बन से OH रिमूव हो रहा था उसी कार्बन से H रिमूव हो रहा था। लेकिन अब क्या है, जिस कार्बन से OH रिमूव होगा उसके साथ वाली से H रिमूव होना है। तो OH और H के मिलने से क्या प्रोड्यूस हो जाना है, वाटर। और वाटर प्रोड्यूस होने के बाद जो है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाना है। ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये एलिमिनेशन होगी। इट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन बट इट इज़ अ एलिमिनेशन। अगर आप इनकी मिकदार ज़्यादा यूज़ करते हो, थोड़ी मिकदार में ये रिएक्शन नहीं होना, क्योंकि ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करती है। और आपने ये भी देखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड जो है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो अल्कोहल है वो सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट ना हो, लेकिन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, आपकी जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, लेकिन जो है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ना प्रोड्यूस हो, तो फिर आप इसके लिए अपना जो रीजेंट है वो यूज़ करते हो जॉन्स रीजेंट। ये आप देखें कि जॉन्स रीजेंट जो है उससे बेसिकली क्या होना है, उससे आपकी जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड में तो कन्वर्ट हो जानी है, लेकिन अल्डिहाइड से फिर फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होना। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हो तो अल्कोहल जो है पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी और अल्डिहाइड जो है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो कि आपकी अल्कोहल जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड दे, लेकिन अल्डिहाइड फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस ना करे, तो फिर आप जॉन्स रीजेंट इस्तेमाल करोगे। अब जॉन्स रीजेंट बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लिखा है CrO3 और H2SO4 को अगर हम मिक्स करके यूज करें तो इसे हम जॉन्स रीजेंट बोलते हैं। CrO3 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसीटोन। यानी अगर हम CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन को मिक्स करके यूज करें तो इसे जॉन्स रीजेंट कहते हैं। तो इससे प्राइमरी अल्कोहल तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन्स में। लेकिन ये बेसिकली जो है ना अल्डिहाइड्स को फर्दर कन्वर्ट नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ना ये डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब आगे ना उन्होंने इस रिएक्शन का लिखा हुआ है मैकेनिज्म। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले ना जब हम ये CrO3 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इससे ये वाला एसिड प्रोड्यूस होगा H2CrO4। CrO3 और H2SO4 के मिक्स होने से या इनके रिएक्ट करने से पहले ये वाला एसिड प्रोड्यूस होना है H2CrO4। यानी इस एसिड का नाम है क्रोमिक एसिड। ये आप देखो CrO3 और H2SO4 के मिक्स होने से ये प्रोड्यूस हो रहा है क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड क्या करेगा, क्रोमिक एसिड अपना हाइड्रोजन जो है इस OH को दे देगा। ये अपना हाइड्रोजन इस OH को देगा तो ये प्रोटॉन लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा OH2 में, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी इसने अपना एक H जो है इसको दे दिया, और ये जो है ऑक्सीजन प्रोटॉन लेने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
और OH2 में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ से ना ये वाला जो पूरा है वो ये वाला यहाँ से रिमूव हो जाना है। ऑक्सीजन से कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाना है और ये वाला जो है आयन इसके साथ लग जाना है। यहाँ से ये इसके साथ लग जाना है और यहाँ से H2O रिमूव हो जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन से वाटर रिमूव हो गया और ये जो क्रोमेट आयन था वो यहाँ लग गया। नेक्स्ट आगे ये होना है कि ये वाला जो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है और ये वाला ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाना है, ये वाला इतना। तो ये वाली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आने से हमारे पास जो है एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन तो मैंने आपको बताई थी, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ से हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन से, क्योंकि 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। हेलो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो मैंने कहा पूछ लिया अगर पूछना है तो। पूछ लो। सभी को समझ आ गई है मेरा ख्याल है फिर। यस सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।